नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं द आरिस स्कूल, पुराजोधी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़ और जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। 7 मार्च को जनपद में लोकतंत्र के महापर्व का आयोजन होना है, जिसको लेकर आजमगढ़ जिले में 7वें चरण के अंतर्गत होने वाले मतदान की कवायद शुरू हो गई है। कलेक्ट्रेट परिसर में शुक्रवार को बड़ी संख्या में मतदाताओं, स्कूल की छात्राओं व शिक्षिकाओं ने वोट की मेहंदी कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की खास आकर्षण जिया राय रही, जो मतदाता जागरूकता अभियान की जनपद की ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद जिले में वोट प्रतिशत को बढ़ाना। अभी तक जिले में 56% ही मतदान हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन इस बार रिकॉर्ड बनाने की तैयारियों में लगा हुआ है। स्कूल से आई छात्राओं ने महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगाकर मतदान की अपील की। जिले के निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने जिले की जनता से अपील करते हुए कहा कि इस बार सभी लोग अपने घरों से निकलकर मतदान करें और एक रिकॉर्ड बनाएं। जिले में 1 माह से लगातार वोट की मेहंदी घर घर जाकर दीदियां लगा रही हैं और लोगों को जागरूक भी कर रही हैं, जिससे जिले के मत प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि जिस तरह से जिया राय ने स्विमिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया, उसी तरह से इस बार जिले की जनता को आगे आना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्विमर जिया राय स्विमिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। निर्वाचन अधिकारी ने जिया राय को जेल में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने खुद ब्रांड एम्बेसडर को अपने हाथों से वोट की मेहंदी लगाई। देखिए, आज हमारे जनपद में हमारी ब्रांड एम्बेसडर जिया राय यहाँ पे आई हैं और ये अपने माध्यम से जो इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं विश्व पटल पे, उसी से लोगों को प्रेरणा दे रही है कि वो कम से कम 7 तारीख को अपने घरों से निकलें और 100% मतदान करें। और उसी के टोकन के स्वरूप में आज एक मेहंदी का कार्यक्रम जो पिछले 1 महीने से जनपद में चल रहा है, उसको एक वृहद रूप में यहाँ पे आयोजित किया गया है। मैसेज ये देना चाहते हैं कि गांव-गांव में हर घर में बैठा हुआ हर व्यक्ति जो कि एलिजिबल है वोटिंग करने के लिए, वो 7 तारीख को ज़रूर वोट करे। और जिया ने जिस तरीके से कीर्तिमान पूरे विश्व पटल पे बनाया है, तो वो अपना एक वोट डाल करके कम से कम आजमगढ़ को पूरे प्रदेश में नंबर 1 वोटिंग परसेंटेज में जरूर लेके आए। अपने माता पिता के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची जिया राय के परिजनों ने भी जिले के लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह से जिया राय ने स्विमिंग में रिकॉर्ड बनाया, ऐसे में जिले में मतदाताओं को भी इस बार रिकॉर्ड बनाना चाहिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान करें। सबसे पहले तो मैं डीएम साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो जिया को इतना सम्मान दिया। और आजमगढ़ की जनता को बस एक ही काम है कि 7 मार्च को अपने घर से निकलिए, वोट कीजिए और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाइए जो यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट वोटिंग परसेंट है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से अगेन अनुरोध करूंगा, 7 मार्च को आप रिकॉर्ड बनाइए और 20 मार्च की जो फ्रेंडशिप हुई में जिया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। और जो 7 मार्च को रिकॉर्ड बनेगा, उसे जिया का काफ़ी मोटिवेशन और मोराल मिलेगा। इसलिए 7 मार्च को आप अपने घर से निकलिए, वोट कीजिए और इस जिले का नाम बढ़ाइए और जिया के मोराल को बढ़ाइए। क्या कहना चाहेंगे आप, आज जो आप सम्मान मिला, सम्मान मिला? सबसे पहले मैं डीएम सर का बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने इतना सम्मान दिया और जिया की प्रतिभा को उन्होंने हमेशा समझा है और उन्होंने जिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे आजमगढ़ का। और मैं यही चाहूँगी, सबसे अपील यही करना चाहूँगी कि जिया ने जैसे अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हैं, तो उसी तरह से आप भी थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए और 7 मार्च को वोट कीजिए, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा आपको परिणाम मिल सके। और जिया और अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा कि जिया भी 20 मार्च को एक रिकॉर्ड बनाए और आजमगढ़ की जनता भी 7 मार्च को एक नया रिकॉर्ड बनाए। आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा के परशुरामपुर में भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र राय के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विरोधियों पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि सभी समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले इटावा, कन्नौज, एटा, फिरोजाबाद में कमल खिल चुका है और इस बार मैनपुरी, करहल में भी कमल खिलेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 400 सीट जीतने का दावा कर रहे थे। आज हालत ये है कि सपा का अर्धशतक लगाना भी संभव नहीं लग रहा। कहा कि भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ की अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज करने के साथ ही प्रदेश की 300 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज कर एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। केशव मौर्य ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार ने जनता के हित के लिए इतनी योजनाएं चलाई, इनका लाभ इस विधानसभा के चुनाव में मिलेगा। माताओं बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि इस सरकार ने माताओं बहनों के लिए अनेक काम किया है और अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि प्रदेश के सभी विरोधी चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हट जाएं। जनता को संबोधित करते हुए केशव मौर्य ने कहा कि ये चुनाव सरकार बनाने का नहीं बल्कि विरोधियों की जमानत जब्त कराने का है। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों को पश्चिम बंगाल में जय श्री राम व जय माता दी सुनने में डर लगता था, वो आज काशी घूम रहे हैं। केशव मौर्य का कहना है कि 2024 में पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलेगा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि 6 चरण में हुए चुनाव में 100 में से 60 हमारा, 40 में बंटवारा और बंटवारे में भी हमारा है। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। गरीबों, महिलाओं, युवाओं व किसानों के हित में योजनाएं चलाई गई। आने वाले चुनाव में पार्टी को इसका लाभ भी मिलेगा। जिले की जनता से सभी सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की, जिससे भाजपा एक बार फिर से सरकार बना सके। उन्होंने जनता से अपील की कि आने वाली 10 पीढ़ियों के मान सम्मान और सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। सत्येंद्र राय जी के समर्थन में आप सबका आशीर्वाद आज यहाँ पर मांगने के लिए मैं आया हूं। इस विशाल कमल खिल गया, जहां इनके चाचा लड़ते थे वहां कमल खिल गया, इटावा में कमल खिल गया, मैनपुरी और करहल में भी कमल खिल गया है। केवल 10 तारीख को की गिनती बाकी है। ये 400 सीट का दावा कर रहे हैं। अब मैं दावे से कहता हूं ये इस बार भी अर्धशतक नहीं लगा पाएंगे, अर्धशतक नहीं लगा पाएंगे। 6 चरण के चुनाव हो गए। 6 चरणों में साइकिल पहले उड़ी तो सैफई में गिरी थी, आप उड़ करके बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। कहीं साइकिल का था पता नहीं, भ्रम में मत रहना कोई। 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाली 10 पीढ़ियों की सुरक्षा और विकास की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में सुशासन का प्रतीक है तो समाजवादी पार्टी कुशासन की संस्थापक रही है। मैं सपा पर आरोप लगाया करता हूं कि समाजवादी पार्टी से अगर गुंडों, अपराधियों और माफियाओं को निकाल दो तो समाजवादी पार्टी बचेगी क्या? जोर से बताइए, बचेगी क्या? ये समाजवादी पार्टी अपराधियों को, दंगाइयों को, माफियाओं को पैदा करने की फैक्ट्री बन करके रह गई है। इसलिए आने वाली 10 तारीख को 7 को तो आपको वोट डालना है। गोपालपुर में गोपाल जी के नाम से विधानसभा है और गोपालपुर में कमल खिलाने का काम करना है। और 10 तारीख को मैं एडवांस में बता रहा, 10 तारीख को समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके समाप्तवादी पार्टी हो जाएगा। 40% पे भी हमारा होगा कि नहीं होगा? जो कच्चे घर में रहता था, अगर उसे पक्का घर मिला है, वो घर से निकलेगा, 2 साल से फ्री में राशन मिला है, घर से भले वो साइकिल की बटन दबाने के लिए निकलेगा। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है जब मतदान केंद्र पर आएगा, कमल का फूल दिखाई देगा तो नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी जी जरूर याद आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? साइक पक्के आवास, गरीबों के घर के सामने भी शौचालय, गरीबों के घर में भी गैस के सिलेंडर पर, चूल्हे पर भोजन, गरीबों के घर में जो अंधेरा था बगल में उजाला रहता था, पड़ोस के घर में बिजली आ गई थी, लेकिन मेरे गरीब के पास तो पैसा था नहीं, वो बिजली कैसे लगवाता? प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरा कोई गरीब अंधेरे में नहीं रहेगा। अगर अमीर के घर में बिजली जलती है तो गरीब के घर में भी बिजली जलेगी। उसके लिए सौभाग्य योजना से हर गरीब के घर में बिजली लगाई गई कि नहीं लगाई गई, बताओ? ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज सरकार देश में बनी है। ये सारे विरोधी चाहते हैं मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हट जाए। 2022 का चुनाव बनाने का नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने का नहीं। ये सारे विरोधी, अभी ममता बनर्जी आ गई पश्चिम बंगाल से, जिनको जय श्री राम सुनने से डर लगता था, जय माता दी सुनने डर लगता था,
और तुरंत गुस्से में वो गाड़ी से उतर जाती थी। अब काशी आएंगे तो वहां तो हर हर महादेव लगेगा कि नहीं लगेगा? वहां हर हर महादेव लगा, दीदी चिढ़ गई। लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूं कि दीदी ये पश्चिम बंगाल नहीं है। आप 2019 भले जीत करके चली गई हो 2020 में, लेकिन 2024 में पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलेगा और 2022 में जा रहा है। इसलिए मेरा एक नारा है, पूरे उत्तर प्रदेश में लगाता हूं और आप सब उस नारे का महत्व समझिएगा। मेरा नारा है 100 में 60% वोट हमारा है। कितना? 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा। क्यों है? क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। हमने कोई भेदभाव किया है क्या? जितनी भी योजनाएं आई है, गरीब गरीब एक समान, हिंदू हो चाहे मुसलमान, या मान करके किसान किसान एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। बताइए देश के प्रधानमंत्री जी अगर दिल्ली से 2-2 हजार रुपया किसानों के खाते में डालते हैं तो उसमें कोई हिंदू किसानों को क्यों देते हैं, मुसलमानों को नहीं देते क्या? सबके खाते में जाता है कि नहीं जाता है? मेरी माताओं बहनों, आपसे विशेष मेरी प्रार्थना है, मेरे प्रधानमंत्री जी को आपकी सबसे ज्यादा चिंता रहती है। अभी उत्तर प्रदेश में हमने 2017 से 2022 तक जो काम किया, उस काम को उन्होंने कहा ये तो टेलर है, असली पिक्चर उन्होंने कहा 10 मार्च 2022 से 2027 के बीच में दिखाना पड़ेगा। उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है, पार्टी के नेताओं को कहा है, मुख्यमंत्री जी को, सबको कहा है कि 10 मार्च के बाद 18 मार्च को होली होने वाली है। गैस का सिलेंडर इस समय महंगा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में मैंने माताओं बहनों को फ्री में कनेक्शन दिया है और होली भी आ रही है। 10 मार्च को चुनाव का परिणाम भी आ रहा है और मेरी माताओं बहनों को गुजिया बनाना पड़ेगा, गुजिया खिलाना पड़ेगा। तो क्या करना है? हम लोग ध्यान से सुन रहे थे, तुम्हारे प्रधानमंत्री जी ने कहा 10 मार्च के बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिन्हें गैस का कनेक्शन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की सरकार उनको एक भरा हुआ गैस का सिलेंडर मुफ्त में भेजने का काम करेगी। और केवल होली में नहीं, दिवाली में भी देने का ऑर्डर हुआ। एक होली में एक दिवाली। मेरे यहां लगातार किसान बैठे, अभी हमारे यहां नलकूप लगा है, वो नलकूप में सिंचाई का महीने का बिल आता है। अब बिल आता है जिसकी जितने हाथ पावर की मोटर होती है उतना उसको बिल देना पड़ता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इससे काम नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने सोचा क्या कहने वाले हैं, कहे कि 10 मार्च के बाद मेरा किसान जो सिंचाई के लिए बिजली का कनेक्शन लिया है उसका बिल किसान नहीं भरेगा, उसका बिल सरकार भरने का काम करेगी। यह भी फैसला सुना दिया। जनपद में 7 मार्च को होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियों के संबंध में शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने कंट्रोल रूम एमसी रूम का निरीक्षण किया। कंट्रोल रूम के निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने वहां पर सभी विधानसभाओं में FST एवं SST के टीमों का कंप्यूटर पर लोकेशन देखा। कंट्रोल रूम में अब तक प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण की स्थिति की जानकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सी विजिल ऐप पर अब तक प्राप्त शिकायतों एवं उसके निस्तारण की स्थिति की भी जानकारी ली। उन्होंने वहां पर तैनात कर्मियों को समस्त नोडल अधिकारियों के नाम एवं मोबाइल नंबर पास रखने को कहा, जिससे शिकायतें प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित नोडल अधिकारी को सूचित किया जा सके। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने एमसी रूम का निरीक्षण किया। वहां पर तैनात कार्मिकों से अब तक आचार संहिता के उल्लंघन के मामले एवं पेड न्यूज के बारे में जानकारी ली। निजामाबाद विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर पीयूष कुमार यादव द्वारा क्षेत्र के कई स्थानों का भ्रमण कर लोगों से जनसंपर्क किया गया है। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार सहित मोहम्मद आबिद और बिलाल सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर लोगों से अपील की गई कि 7 मार्च को मतदान वाले दिन वह मतदान करने जरूर जाएं, जिससे कि लोकतंत्र मजबूत हो और क्षेत्र का विकास हो सके। वहीं बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अरविंद का कहना था कि वह बसपा सुप्रीमो मायावती का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक योग्य प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है, जो क्षेत्र की जनता के साथ पिछले कई सालों से लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर यदि चुनाव जीते तो क्षेत्र का विकास जरूर करेंगे।
बसपा जिला अध्यक्ष का कहना था कि वह सभी 10 विधानसभा घूम रहे हैं। हर जगह बहुजन समाज पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। रही बात निजामाबाद विधानसभा की, तो निजामाबाद विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेगी, क्योंकि लोग अब दलीय सीमाओं से हटकर मतदान करने की बात कह रहे हैं। चुनावी चर्चा पर बात करते हुए डॉक्टर पीयूष का कहना था कि निजामाबाद विधानसभा में वह पिछले काफी समय से लोगों से जुड़े हुए हैं और क्षेत्र की जनता उन्हें अपना नेता नहीं बेटा मानती है, इसलिए उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वह जितना संभव हो सके उतना अपने क्षेत्रवासियों के लिए काम करें। पिछले 10 सालों से जनसंपर्क कर रहा हूँ और 10 सालों से लगातार जनता के सुख दुख दर्द और उनकी आवश्यकताओं के लिए लड़ रहा हूँ, चल रहा हूँ। बात रही जन समर्थन की, जनता अपने बेटे के साथ खड़ी है, अपने भाई के साथ खड़ी है। जनता ने अब की यह निश्चय कर लिया है कि अपने बेटे को, अपने भाई को सामर्थ्य देना है, शक्ति देनी है कि वह सदन में उनके मुद्दों को उठा करके विकास की जो धारा है उसको निजामाबाद की धरती तक पहुंचा सके। अच्छा, चुनाव आप जीतते हैं तो किस तरह से यहाँ बदलाव होगा? विकास के जो पैमाने हैं वो क्या आपने तय किए हैं? देखिए, विकास का पैमाना विकसित क्षेत्रों जैसे बाकी हैं, बाकी विधानसभा उनमें तय होते हैं। निजामाबाद तो ऐसी विधानसभा है जहाँ मूलभूत आवश्यकताएं नहीं हैं। यहाँ तो सड़क, पुल, बिजली, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्या, बड़ी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वही नहीं पूरी हैं। प्राथमिकताएं तो बाद की चीज है। मूलभूत आवश्यकताओं पे काम करूंगा और निजामाबाद में सभी चीज़ों को उपलब्ध कराऊंगा जो यहाँ के नागरिकों के जीवन के स्तर को ऊंचा करें। मानिया बहन जी को पहले धन्यवाद देना चाहते हैं कि मानिया बहन जी ने बहुत ही सोच समझ करके, बहुत जान परख करके डॉक्टर पीयूष यादव के यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। और समाज में हर्षोल्लास पैदा हो गया जैसे इनका नाम आया कि प्रत्याशी बनाया जा रहा है। तभी लोगों ने, यहाँ के निजामाबाद की जनता ने फैसला कर लिया कि 10 विधानसभा में पहले नंबर पर निजामाबाद जीत चुकी है। लेकिन लगातार डॉक्टर पीयूष यादव मेहनत करते रहे, सर्व समाज में जाते रहे, सर्व समाज के लोगों का जात धर्म से हट करके पीयूष यादव को वोट कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं। और हम तो 10 विधानसभा में घूम रहे हैं, हमारे लगभग सभी प्रत्याशी जीत रहे हैं। लेकिन इस समय मौजूद हम निजामाबाद में हैं, सुबह से टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन जो लोगों में एकदम जन में तय हो गया है कि यहाँ से डॉक्टर पीयूष यादव पूर्वांचल में एक ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, कहा जाता है कि बसपा केवल दलितों की पार्टी है और अभी फिलहाल में सवर्ण भी लेकर के साथ चल रही है, तो यहाँ इस सीट पे आप क्या आंकड़ा देख रहे हैं? नहीं, कहीं कोई बात नहीं ऐसी है। जिस तरह से 2007 में सर्व समाज के लोग चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेकर के वोट देने का काम किए, ठीक उसी तरह से उससे भी ज्यादा चढ़ बढ़ करके बहुजन समाज पार्टी में सर्व समाज के लोग, चाहे बैकवर्ड क्लास के हों, चाहे अपर कास्ट पे हों, चाहे दलित के हों, सर्व समाज के लोग डॉक्टर पीयूष यादव को जिताने का काम कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने का काम कर रहे हैं। आजमगढ़ में 10 विधानसभा के साथ साथ जो है कि निजामाबाद विधानसभा में दलित सीमाएं टूट चुकी है और लोग यहाँ परिवर्तन चाहते हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के लोग भी चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, जगह जगह एकदम प्रचार प्रसार में निकल चुके हैं और कह रहे हैं कि इस बार युवा प्रत्याशी जो बिना कुछ किसी भी पद पर रहे हुए यहाँ के निजामाबाद की तस्वीर को बदलने का काम किए हैं, ऐसे प्रत्याशी को अगर हम लोग विधायक बना देते हैं तो निश्चित निजामाबाद का कायाकल्प पलट जाएगा और विकास होगा, निजामाबाद में विकास देखने को मिलेगा। कमिश्नरी सेंट्रल हॉल के सदन में शुक्रवार के दिन बार के निर्विरोध अध्यक्ष एवं बार के अन्य पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष एवं हाईकोर्ट इलाहाबाद के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अधिवक्ताओं को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि बड़ा दुख होता है जब कोई अधिवक्ता वर्दी में थाने पर बैठकर पैरवी करता है। श्री सिंह ने कहा कि जब आप थाने में पैरवी करेंगे तो न्याय कहां से मिलेगा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज को आईना दिखाता है और इसकी गरिमा को बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए योगी सरकार ने 5 लाख रुपए दिए हैं।
पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि आज की दौड़ अर्थव्यवस्था की जरूर है, लेकिन हम जिस समाज से आते हैं वहां पर लोग हमसे न्याय की उम्मीद करते हैं। इसलिए हम यहाँ मौजूद युवा अधिवक्ता से आग्रह करते हैं कि रोज कमाने वाले लोग पैसे के पीछे न भागें, बल्कि पढ़ाई कर अपने पेशे में आगे आकर निर्धनों को न्याय दिलाने का काम करें। श्री सिंह ने कहा कि इस हाल में मौजूद जिन लोगों की तस्वीर देखने को मिल रही है वो लोग कुछ अलग किए हैं, तभी हम लोग उनको स्मरण कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता जयप्रकाश राय ने कहा कि शत्रुघ्न सिंह दुर्वासा की तपोस्थली और बाबू स्वर्गीय धनुषधारी सिंह के भतीजे हैं। ऐसे में आशा है कि वो अधिवक्ताओं के न्याय में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाएंगे। अधिवक्ता आद्या सिंह ने कहा कि युवा अधिवक्ता आज पढ़ाई लिखाई से दूर होता जा रहा है, जिससे ये मिशन कमजोर हो जा रहा है। इस अवसर पर मऊ बार जिला अध्यक्ष, आजमगढ़ दीवानी एवं कलेक्ट्रेट बार जिला अध्यक्ष एवं तहसील बार के कई अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। निर्वाचित अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि हम अधिवक्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी समस्याओं को और उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहेंगे। आज तो शपथ ग्रहण समारोह है और आजमगढ़ भारत के नक्शे में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसकी गौरवमयी बार के नई कार्यकारिणी, कमिश्नरी कार्यकारिणी ने पदभार ग्रहण किया है। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं और अधिवक्ताओं के प्रति जो हम लोगों की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की जिम्मेदारी है, यह इसका निर्वहन करना, उसकी मदद करना अपने साथियों की और अपने अधिवक्ताओं की, ये हम लोगों का सतत संघर्ष सरकार से जारी रहेगा और जो भी यहाँ की समस्याएं हैं उसका हम लोग निदान करेंगे। अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी समस्या है उनको यथोचित बैठने का, सम्मान पूर्वक न्यायिक कार्य करने का स्थान और विभिन्न जो आयोग हैं, संस्थान हैं, विधि के क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये मेरा एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सेंट्रल बार एसोसिएशन मंडल आजमगढ़ का चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ। यह ऐतिहासिक निर्णय हमारे सम्मानित सदस्यों ने व भूतपूर्व पदाधिकारियों ने लिया है। इस निर्णय के लिए मैं अपने सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं तथा ये अनुरोध करता हूं कि इस बार ने जो इतिहास बनाया है, हमारे मंडल के अन्य बार भी इसी तरह का इतिहास बनावें और वह भी निर्विरोध चुनाव कराने का प्रयास करें। जहाँ तक मेरा संबंध है, चूँकि मुझे निर्विरोध चुना गया है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ी हुई है। मैं यह विश्वास दिला सकता हूँ कि किसी भी अधिवक्ता के साथ यदि कोई अत्याचार किसी भी व्यक्ति द्वारा या प्रशासन द्वारा किया जाता है तो मैं और हमारे जितने मित्र हैं, हमारी पूरी कैबिनेट है, हमारे सभी सम्मानित सदस्य हैं, हम सभी मिलकर उसका निदान निश्चित तौर से करेंगे और साथ ही साथ हम बार और बेंच में सामंजस्य स्थापित रखेंगे और यह चाहेंगे कि वादकारियों का अहित न हो, उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। अन्य मित्रों का संबंध है, इन लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। इन लोगों को मैं अपने गार्जियन की भूमिका में रखते हुए इन लोगों का सलाह लेता रहूँगा, इन लोगों के सलाह से कार्य करता रहूँगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तत्वावधान में एक चुनावी जनसभा का आयोजन मुबारकपुर नगर के मोहल्लापुरा दुल्हन स्थित मदरसा बाबुल इल्म के परिसर में गुरुवार की शाम को किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संबोधित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारत संविधान मजबूत करने की लड़ाई है, मजलूमों को इंसाफ, कमजोरों को ताकत पहुंचाने के लिए शाह आलम गुड्डू जमाली को तीसरी बार विधायक बनाए। पिछले 2 बार विधायक बने और अब विधायक बनेंगे। पिछली बार के और अब के विधायक बनने में फर्क बताते हुए कहा कि अब आपको उन्हें अपना नेता चुनना है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी बीजेपी को नहीं हरा पाएगी। आगे कहा कि बीजेपी वाले मुझे फिरका परस्त बताते हैं, जबकि मैं भाषण में संविधान के दायरे में रहकर भारत हर नागरिक के हक और अधिकार की बात करता हूँ। आपने समाजवादी पार्टी को वोट देकर यहां से एक बार मुलायम सिंह यादव को सांसद बनाया, उसके बाद अखिलेश यादव को सांसद बनाया। उन्होंने सांसद निधि से मुबारकपुर क्षेत्र के विकास के लिए कौन सा काम किया? अब आप मजलिस उम्मीदवार को कामयाब करिए। बुनकरों के लिए फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली दी जाएगी।
यहाँ बुनकर बहुत मेहनती हैं। साल के 8 महीने मंदी का सामना करते हैं और 4 महीने की कमाई से अपना परिवार चलाते हैं। मैं उन्हें सलाम करता हूँ। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उनकी जुबान हमेशा फिसल जाती है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाना साधते हुए कहा कि ये विकलांगों को 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है और सांड को पालने के लिए 900 रुपए महीना दिया जाएगा। दीदारगंज से राष्ट्रीय महिला काउंसिल, भीम आर्मी व यूडीओ के संयुक्त प्रत्याशी हुजैफा आमिर रशादी के समर्थन में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, पीस पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर अयूब अंसारी व राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी ने पदयात्रा व जनसंपर्क किया। इस अवसर पर उमड़े जन सैलाब को देखकर चंद्रशेखर आजाद ने जनता में जोश भरते हुए कहा कि दीदारगंज सीट से मेरा छोटा भाई हुजैफा चुनाव लड़ रहा है, आप सब हुजैफा को जिताएं। डॉक्टर अयूब अध्यक्ष पीस पार्टी ने कहा कि सेकुलर दलों ने मुसलमानों और दलितों का सिर्फ शोषण किया है। सपा ने जिस तरह मुसलमानों की टिकट काटकर उनका प्रतिनिधित्व समाप्त करने की साजिश रची है, दीदारगंज से हुजैफा की जीत इनको जनता का जवाब होगा कि हमारा समाज किसी का बंधुआ गुलाम नहीं है, बल्कि विकल्प बन सकता है और बना भी सकता है। मौलाना आमिर रशादी ने कहा कि प्रदेश में जनता ने बदलाव का मन बना लिया है, तो वहीं जिले की आजमगढ़ सीट पे जनता ने जाति धर्म से बंधन से ऊपर उठकर बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सड़कों के लिए एक शिक्षित युवा को कमान देने का मन बना लिया है। आजमगढ़ पहुंचे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। नगर के सिविल लाइन स्थित एक सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है, केवल अपनी योजनाओं का झूठा ढिंढोरा पीटती है। जितना फ्री राशन और किसान को सम्मान निधि देने की बात करती है, उससे ज्यादा वो तमाम जरूरी सामानों के दाम में बढ़ोतरी कर वसूल लेती है। गरीबों, पिछड़ों, दलितों की बात करती है, लेकिन नौकरी कहाँ मिलेगी। हवाई अड्डे, बंदरगाह बेच दिए गए, रेल को बेचने की तैयारी है, भेल बेच रहे हैं। जब सब कुछ निजी हाथों में चला जाएगा तो निजी कंपनियां आरक्षण नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि आज यूपी में चुनाव हो रहे हैं तो सभी लोग जात धर्म की बुनियाद पर लड़ रहे हैं। यहाँ भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान इसका प्रचार हो रहा है और सबसे दुख की बात है कि इसमें सबसे आगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। ये लोग अपनी जात बताते घूम रहे हैं। वहीं उन्होंने जनप्रतिनिधियों के वेतन और भत्ते पर भी सवाल खड़े किए। कहा कि ये सब जनता की गाढ़ी कमाई के हैं, इसको बंद कर देना चाहिए। अतुल कुमार अंजान ने कहा कि पूरे यूपी में उनकी पार्टी के 55 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 5 साल से लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं और पार्टी के लोग जो विपक्ष में हैं वो सड़क पर उतरने का काम नहीं किए, चाहे बसपा हो या सपा। अंजान ने कहा कि जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है और सरकार चुनाव आने पर उनको गुमराह करने का काम कर रही है। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए अतुल कुमार अंजान ने कहा कि मुलायम सिंह यादव की सरकार ने पुरानी पेंशन बंद की थी और आज उन्हीं के पुत्र अखिलेश यादव पुरानी पेंशन लागू करने का शगुफा छोड़ रहे हैं। इसके लिए बजट कहाँ से लाएंगे ये नहीं बता रहे। कहा कि मुलायम सिंह यादव ने पुरानी पेंशन बंद की थी और इसके बाद 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार थी, तब उन्होंने पुरानी पेंशन क्यों बहाल नहीं की। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का देश के ऊपर प्रभाव डालेगी। इस चुनाव के परिणाम से राष्ट्रपति के आने वाले जुलाई महीने में चुनाव पर भी असर पड़ेगा। अफसोस की बात है कि पहला चुनाव है पिछले 30 वर्षों में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का जिसमें कोई मुद्दे ही नहीं, भावनाएं, जातिगत अपील, धार्मिक भेदभाव, एक दूसरे पर निम्न स्तर के आरोप प्रत्यारोप, इसके ऊपर हो रहा। कारण कि मुख्य पार्टियां जो अपने को जनता में सरकार बनाने के लिए जनता के सामने पेश कर रही हैं, उनके पास भविष्य के कार्यक्रमों का अभाव है। लोग इस बात पर वोट करेंगे कि कौन तमंचावादी है, कौन परिवारवादी है। अरे मंदिर मस्जिद खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया राम मंदिर बनेगा, अब क्या सवाल है इसमें। कौन चिलम पी रहा है, कौन धुआं उड़ा रहा है, इस पर बात करने से क्या मिलने वाला है। अरे ये बताइए ना
कि क्या हुई योजना है। आजमगढ़ के अंदर ये जो मेडिकल इंस्टीट्यूट बना, ये क्यों नहीं काम कर रहा है? इसकी फैकल्टी क्यों खराब है? इसमें उचित डॉक्टर क्यों नहीं है? इसकी चर्चा कोई नहीं करना चाहता। 10 विधानसभा की सीटों वाले आजमगढ़ में इसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता। हम ही लोग चर्चा कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि सठियाओं मिल को चलाने के लिए हम लोग कितनी लड़ाई लड़ी थी, कितनी बार प्रदर्शन, सड़क जाम, तब कहीं जाके कौन से बड़े उद्योग लगे हैं जिसमें इस बड़े जनपद के अंदर नौजवानों को काम मिले। पूर्वी उत्तर प्रदेश आज भी पिछड़ा हुआ है। जानना ये चाहता हूं कि बताइए कि उत्तर प्रदेश की आमदनी कितनी है, सरकारी खजाने में कितना पैसा है। आपसे कहना चाह रहा हूं कि मार्च महीने के फौरन बाद ये जो 5 किलो देने का अनाज का ही सब बंद हो जाएगा। चुनाव के फौरन बाद देखिएगा पेट्रोल और डीजल के बाद 10 मार्च के बाद कितने दाम बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं डीजल, पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाना, मिट्टी के तेल के दाम बढ़ाना हमारा काम नहीं है, वो कंपनियां बढ़ाती हैं। 82 दिन बंगाल के चुनाव में 1 पैसा नहीं बढ़ाया गया और अब आज 112 दिन हो गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम नहीं बढ़े हैं। अतुल कुमार अंजान की बात को नोट कर लीजिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की साफ मांग है, समझदारी है कि 10 मार्च के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल और पेट्रोल के दाम तमाम ऐसे बढ़ेंगे जिससे अब जब डीजल के दाम बढ़ेंगे तो जो सामान, अरे कुल 16% मालगाड़ियों से सामान जाता है, बाकी सब सामान तो ट्रकों से जाता है। पहाड़ियों में ट्रक 1 लीटर के अंदर 1.5 किलोमीटर चलता है। सामान तो सब महंगा हो जाएगा। गांव में सब सामान मोटरसाइकिलों से और कार से जाता है, गाड़ियों से जाता है, ट्रकों से जाता है। महंगाई वैसे ही बढ़ गई और महंगाई बढ़ जाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसानों को कहाँ है बिजली, इसीलिए हम कह रहे हैं कि डीजल पर सब्सिडी दीजिए किसानों को। ये कह रहे हैं कि हम बिजली मुफ्त कर देंगे। कहाँ है उत्तर प्रदेश के खजाने का? कितना खजाना है उत्तर प्रदेश का? 4 लाख का बजट है, कहां से लाते हैं पैसा? सारा तो कंट्रीब्यूशन जीएसटी में गांव के लोगों का है। 2 रुपए का बिस्कुट खरीदते हैं, उस बिस्कुट के अंदर भी 9 से लेके 11% वो जीएसटी देता है गांव का आदमी। क्या मिल रहा है उसको? सिर्फ सड़कें, सड़कों पर टोल टैक्स। अब चुनाव, उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है, आर्थिक भयावह स्थिति। ये इतने वायदे हैं। पुरानी पेंशन किसने खत्म की थी? पुरानी पेंशन समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही खत्म की थी। और आज अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कहा है कि राजस्थान में और हम छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार जो झारखंड में है, हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करने जा रहे हैं। जब ये बहाल हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कहते कि उसके 16 राज्यों में जो मुख्यमंत्री 18 राज्यों में सरकारें हैं वहां क्यों नहीं बहाल होगी? ये गलत निर्णय था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का, और इसको सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किसने लागू किया था? समाजवादी पार्टी की सरकार ने लागू किया था, मुलायम सिंह जी की सरकार ने लागू किया था। अगर ये गलत था तो अखिलेश जी की 5 साल की सरकार जब उन्होंने चलाई तो क्यों नहीं लागू किया? और आज ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में कहां से पैसा आएगा? आप टैक्स लगाएंगे, राज्य के संसाधन बहुत सीमित हो गए। आप किसानों पर टैक्स लगाएंगे, आप छोटे दुकानदारों पर टैक्स लगाएंगे, किस पर लगाएंगे? राज्य के पास कहां से धन आएगा? तो क्या समाजवादी पार्टी के इस जो है वादे को आप प्रलोभन मानते हैं? मैं वादों को प्रलोभन नहीं मानता। मैं उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति, जिसके बारे में योगी जी भी कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे, हम रोजगार देंगे, संकल्प पत्र, उनका संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है।
पहले ये बताएं सब लोग कि हम संसाधन कहां से इकट्ठा करें। अच्छा, अब चुनाव अंतिम चरण में है, तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में सीन आपको क्या दिख रही है, किसकी सरकार बनेगी? मैं तो कोई भविष्य ज्ञाता नहीं हूं और मैं ग्रहों का प्रयोग करता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है और न मेरे पास धन। ये चुनाव जाति, धर्म और दौलत पर लड़ा जा रहा है। इसीलिए आप देखिए लोगों के टिकट काटे गए और जिन लोगों को टिकट काट के तीनों दलों के अंदर टिकट बटा है वो पैसे वालों को मिला है। कार्यकर्ताओं का टिकट काट करके पैसे वालों को टिकट मिला है। तीनों दलों के अंदर यही खेल हुआ है। मेरा इतना कहना है, अब और इससे ज्यादा क्या है, इसी से और ज्यादा क्या समझ सकते हैं। मुझे समझ में आता है कि अब इस बात के लिए बात होनी चाहिए कि 100 दिन असेंबली चले और 100 दिन पार्लियामेंट चले। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देश में इसी सवाल को लेकर के अभियान चलाएगी और किसानों के सवाल को लेकर के हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सारे कृषि उत्पाद को खरीदा जाए, कृषि जिन्सों का कृषि लागत दर घटाने के लिए सब्सिडी दी जाए, सारे कृषि में उपयोग होने वाले खाद बीज से लेकर सब पर जीएसटी समाप्त की जाए, इसके लिए अभियान चलाएं। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। Give your child a world-class education at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to। अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।